और आज हमारी विशेष चर्चा खास कार्यक्रम है देश की आधी आबादी के लिए, यानी महिलाओं के लिए। महिलाओं को संसद में आरक्षण दिया गया है, लेकिन उसी आरक्षण में अब एक बार फिर से संशोधन होने जा रहा है। आखिरकार इस संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय समय की मांग रही है। पीएम मोदी ने आज एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि महिलाओं की विधायी संस्थाओं में ज्यादा भागीदारी से लोकतंत्र और ज्यादा जीवंत और सहभागी बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक अहम और ऐतिहासिक पहल भी की है। ये क्या पहल थी, आपको शुरू से आखिर तक समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सियासत में बढ़ेगी मातृशक्ति, महिलाओं पर मेहरबान मोदी सरकार। महिलाओं के हक पर संसद में चर्चा। लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण संशोधन बिल संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार महिला आरक्षण लागू करने के लिए संशोधन विधेयक संसद में पेश करेगी। संसद से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा। प्रस्तावित संशोधनों के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 तक हो सकती हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित होंगी। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। दोनों सदनों में महिलाओं की मौजूदगी। लोकसभा में कुल मौजूदा सदस्य 541, महिला सदस्य 74, कुल सदस्यों की भागीदारी 13.9%। राज्यसभा में कुल मौजूदा सदस्य 242, महिला सदस्य 41, भागीदारी 16.9%। साल 2023 में पास हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को परिसीमन और जनगणना के साथ जोड़ने के लिए अब नए संशोधन लाए जा रहे हैं, जिससे इसका फायदा 2029 के लोकसभा चुनाव में मिल सके। सरकार महिला आरक्षण संशोधन बिल के साथ ही परिसीमन कानून में संशोधन के लिए अलग बिल भी लाएगी, ताकि नए सिरे से सीटों का निर्धारण हो सके। इससे नई सीटों का निर्धारण 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। ये कानून राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। महिला आरक्षण का इतिहास। 1931 पहली बार महिला आरक्षण का मुद्दा उठा। साल 1971 भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया। सन 1974 महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। सन 1988 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। सन 1993 पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गईं। महिला आरक्षण बिल में संशोधन और दोबारा पेश करने के पीछे सरकार की मंशा है कि महिलाओं को आरक्षण के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। 2023 में पास हुए कानून के मुताबिक आरक्षण जनगणना के बाद ही मिल सकता था। अब इसमें बदलाव कर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। 27 साल से लंबित महिला आरक्षण संशोधन बिल अब 2029 के चुनावों से पहले सीटों के पुनर्गठन और परिसीमन के साथ लागू होने की राह पर है। इस बिल के लागू होने से सियासत में मातृशक्ति की भागीदारी बढ़ेगी। विशेष सत्र में महिलाओं के अधिकारों और देश की आधी आबादी के योगदान को लेकर बहस देखने को मिलेगी। देश की विकास यात्रा में
महिलाओं की भागीदारी सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि परिवर्तनकारी है। महिला आरक्षण से जुड़े नए संवैधानिक संशोधन देश में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रेखा अग्रवाल वकील हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा नम्रता गौड़ जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा वो हरियाणा महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। नमस्कार जी, सबसे पहले रेखा जी, जो बदलाव होने जा रहे थे कि आधी आबादी को उनका हक दिया जाएगा, 33% आरक्षण दिया जाएगा, ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब संशोधन किया जा रहा है, एक खास संसद का सत्र बुलाया जा रहा है। इसके पीछे आप क्या वजह मानती है? आपको क्या लगता है कि इस सत्र में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं इस बिल में? देखिए, जो महिलाओं को आरक्षण का जो एक बेनिफिट दिया जा रहा था, मोदी सरकार ने जो 2023 के अंदर जो पास किया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके अंदर दो खास बातें थी कि ये जो लागू होएगा, जो सेंसस होएगा और डीलिमिटेशन होगी उसी के बाद होगा। तो जबकि इस अधिनियम के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर भी किया था, दिल्ली असेंबली के अंदर भी दिया गया था, और भी कई प्रावधान थे, SC ST कोटा के बारे में भी किया था, 15 साल की रिजर्वेशन भी करी गई थी। ये भी प्रावधान था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो है वो जो रिजर्वेशन है उसको रोटेट किया जाएगा, जिससे सब महिलाओं को उसके बारे में फायदा हो। परंतु तकलीफ ये आ रही थी कि एक तरीके से आप सोचिए कि इसका सेलिब्रेशन भी हो गया, कानूनी तौर पे इसको पास भी कर दिया, और राजनीतिक एंगल से देखें तो इसका बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन भी हो गया, इसका जश्न भी मनाया गया, परंतु उसको लागू नहीं करा गया, महिलाओं को इसका बेनिफिट नहीं दिया गया, और उसको एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया, ये कह के कि उसको 2029 के अंदर जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, सेंसस भी हो जाएगा और डीलिमिटेशन जो है ये दोनों हो जाएंगे, तभी जाके इसका फायदा मिलेगा। परंतु अगर उसको अब 2011 की सेंसस के हिसाब से करा जाएगा तो मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव चेंज है, जो महिलाओं को जो एक बहुत समय से जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए था आरक्षण का, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था, सिर्फ किताबों में लिखा गया था, आज उसको वाकई के अंदर महिलाओं को एक सकारात्मक तरीके से वो ताकत, वो शक्ति, वो नारी शक्ति दी गई है। जो ये शक्ति दे दी गई है, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं नम्रता जी के पास आना चाहूंगी। नम्रता जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप ग्राउंड पर काम करती हैं, आप हर तबके से मिलती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, उनकी बात सुनती हैं। ऐसे में आपको लगता है कि परिसीमन होगा 2011 की जनगणना के आधार पर तो महिलाएं ज्यादा निकल कर आएंगी, ज्यादा उनकी भागीदारी होगी? उससे पहले मैं आपके साथ कोई आंकड़े शेयर जरूर करना चाहूंगी कि पहली बार अगर हम बात करें 1962 की, तो लोकसभा में 6.7% जो है महिलाएं चुनकर आई थी। 1977 में 34%, 1984 में 8.1%, और इसके अलावा 1999 में 8.8%। वहीं 2009 की बात करें तो 10% महिलाएं आई थी, 2019 में 14.4%, इसके अलावा 2024 की बात करें तो 13.6 महिलाएं। यानी कि अभी तक ये आंकड़ा 15% तक, 20% तक भी नहीं पहुंच पाया। अब परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी, आपको लगता है कि क्या जागरूकता बढ़ेगी? क्या महिलाएं वाकई जो 33% का आरक्षण उन्हें मिला है उसका लाभ उठा पाएंगी? नम्रता जी। जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो परिवर्तन जो आने जा रहा है, जिसकी महिलाओं को बहुत समय से प्रतीक्षा थी, माना कि ये सब थोड़ा लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है, परंतु जो 33% का जो आरक्षण मिला है, महिलाओं के अंदर जागरूकता और खुशी तो पहले ही हो गई थी, हाँ, लेकिन इसको लागू नहीं किया जा रहा था। तो लेकिन अभी इस बात की खुशी है कि जिस प्रकार से ये जो धरातल पर जब ये उतर जाएगा प्रॉपर, और जब महिलाओं को इसमें लाभ लेने का जब अवसर मिलेगा, तो मैं समझती हूँ इसके अंदर महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा एक अच्छी बात है, खुशी का विषय है ये, ताकि उनको भी 33% के अंदर अपना जो है प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका मिलेगा। वो प्रतिनिधि बनेगी, कहीं लोकसभा में बने, चाहे वो विधानसभा में मिले, चाहे वो किसी भी स्तर पर मिले, तो वो बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। उनके अंदर कॉन्फिडेंस उनके अंदर पहले से ही है, ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस की कोई कमी है, परंतु उनका मौका नहीं मिल पाता है। और जिनको मौका मिलता है वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरी भी नहीं होती है, वो समाज के अंदर कोई कार्य नहीं कर रही होती है, उन लोगों को मौका मिल जाता है, चाहे उनके पति की वजह से या कोई राजनीति उनका कोई बैकग्राउंड होता है, उनकी वजह से कुछ एक महिलाओं को जो है मौका मिल जाता था। परंतु आरक्षण आने के बाद जो हर महिला जो मेहनत कर रही है, जो
जो धरातल पर कार्य कर रही है, जो लोगों से मिल रही है, लगातार लोगों से मिल रही है और मेहनत कर रही है, किसी भी राजनीति से वो किसी भी क्षेत्र से हो सकती है, परंतु जो भी महिला एक अपने अपने क्षेत्र के अंदर कार्य कर रही है और अब ईमानदारी से अपना पूरा समय देकर लेकिन नम्रता जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि पंचायतों की बात करें तो वहां पर 50% जो है आरक्षण मिला हुआ है कि महिलाएं लड़ेंगी, तो पति जो है वो महिलाओं को आगे तो कर देते हैं, लेकिन सत्ता तो वही चलाते हैं, पंचायती वही करते हैं, मतलब महिला चेहरा होती है लेकिन करता धरता उनके पति होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि इस लेवल पर भी यही आए कि आप सीटें तो बढ़ा रहे हैं महिलाओं के नाम पर, लेकिन उनकी भागीदारी तब भी उतनी ना हो पाए जितनी होनी चाहिए। जी देखिए, मैंने अभी यही बात की थी कि जो महिलाएं धरातल पर नहीं हैं, उनको अपने पति के कारण या पारिवारिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उनको मौका मिलता है, जो काम कर रही होती है उनको अनदेखा कर दिया जाता है। जब जो महिला कार्य कर रही है, अगर उसी को मौका मिलता है तो वो खुलकर काम करती है, उसको एक वो स्वतंत्र है, वो काम कर सकती है। परंतु जिस महिला ने कभी काम ही नहीं किया, सिर्फ एक आरक्षण के कारण एक मजबूरी है कि पति या भाई कोई यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, एक महिला को खड़ा होना है, तो वहां पे स्वाभाविक रूप है कि वो महिला जब कभी बाहर ही नहीं निकली तो वो कार्य कर भी नहीं पाएगी। लेकिन आरक्षण के चलते, क्योंकि आरक्षण हो गया है, इसलिए मजबूरी है एक महिला को एक टिकट सीट मिल गई है, लेकिन काम तो पति करेंगे। लेकिन जहां पर एक महिला खुद काम कर रही है, उनकी अगर अनदेखी नहीं होती है तो मैं समझती हूँ कोई पति किसी भाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद खुलकर सामने आती है, खुद को सामने करती है। ऐसा नहीं है कि हमारी चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी है, उसके अंदर जो महिलाएं खुद स्वयं जो धरातल पर उतरी हुई है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, वो पूरी राजनीति के अंदर हो चाहे समाज क्षेत्र, बड़े अच्छे से वो काम कर रही है। परंतु मौका उन्हीं को ही मिलना चाहिए जो वाकई में ही किसी भी पार्टी के अंदर है, राजनीति चाहिए तो बहुत कुछ होता है लेकिन वो होता नहीं है। यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी रेखा जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, कहा जा रहा है कि जो अब सत्र होगा उसमें चेंजेस होंगे। सबसे बड़ा चेंज यह कहा जा रहा है कि जो जनगणना है वो 2011 के हिसाब से उसका परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो 2011 जनगणना का इस्तेमाल करके परिसीमन करके सीटें बढ़ाना, इसके पीछे क्या आप देखती हैं कि ये सरकार का ट्रम्प कार्ड है? ट्रम्प कार्ड कैसे है ये थोड़ा सा आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रही हूं कि 2011 की जनगणना के आधार पर जब परिसीमन होगा तो विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा कि आपके आंकड़े गलत हैं या आपने सही तरीके से परिसीमन नहीं किया है। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं उसको बाईपास भी कर दिया है और 2029 की तैयारी अभी से सरकार ने भी अपनी तरफ से कर दी है। बीजेपी की बात करें, अलायंस की बात करें, एनडीए की बात करें, देखिए जो 2011 का जो सेंसस है वो लास्ट वेरीफाइड है, सबसे आखिरी जो वेरीफाइड है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बिना किसी किंतु परंतु कि वो 2011 का सेंसस है। तो 2011 को सेंसस को टेक ऑफ पॉइंट लेने के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और क्योंकि ये 2011 का जो सेंसस है, ये इसके अंदर जो इसमें दो खास चीजें जो थी जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगी। एक तो जहां पर परिसीमन डिलिमिटेशन की जो बात करते हैं वो पॉपुलेशन के आधार के ऊपर करी गई थी, कि जनगणना के आधार के ऊपर करी गई थी। और अगर 2011 की अगर आप सेंसस को इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर दो चीज है जिसका मुझे लगता है कि महिलाओं की सेफ्टी रहेगी। एक तो उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, बराबरी को उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, और जो लेटेस्ट तरीके से जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो भी हो जाएगा, क्योंकि 2011 के बाद भी प्रॉपर तरीके से सेंसस जो है अभी तक हुआ ही नहीं है। परंतु सर एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां तक हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, हमको अगर कोई भी इस बात को अपोजिशन करता है, इसके खिलाफ जाता है कि 2011 के ऊपर क्यों जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इस बात को दोहराना चाहूंगी कि जहां पर भी हम प्रजातंत्र की बात करते हैं और उसको वापस से रीडिजाइन करने की बात करते हैं, हम वो तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें यही ना पता हो कि जो हमारे देश के जो पुरुष हैं चाहे नारी, वो एक्चुअली कहाँ पर रहते हैं। लेकिन रेखा जी, आपको लगता है क्या ये परिसीमन जस्टिफाई कर पाएंगे 2011 की जनगणना के आधार पर? क्योंकि डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है। तमाम राज्यों की जो SIR में आंकड़े हम देख रहे हैं इस वक्त, जो आंकड़े देख रहे हैं उसमें ही सब राज्यों की एक एक करके हमें डेमोग्राफी बदलती नजर आ रही है। ऐसे जनगणना 2011 की कंसिडर करना आपको सही लगता है क्या?
देखिए 15 साल निकल गए उस बात को, और ये बात भी मैं मानती हूँ, मैं आपकी बात को भी इत्तेफाक रखती हूँ, और उसको हम बिल्कुल झुटला नहीं सकते कि इन 15 सालों के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत माइग्रेशन हो गई है, लोग इधर से उधर चले गए हैं, अर्बनाइजेशन हो गई है, जो गांवों के लोग हैं वो शहरों के अंदर आ गए हैं, और पॉपुलेशन भी जो है, जो जनगणना है वो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो एक तरीके से जब हम 2011 की बात करते हैं, जो हमारे इसको जो इस 2011 की सेंसस को एक टेक ऑफ पॉइंट करने के लिए इसके खिलाफ होंगे, वो जरूर इस बात को कहेंगे कि देखिए आप जो है 2011 का सेंसस को लेके आप ये तो वही बात हो गई कि आप आज काम शुरू कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, पर जो एक मैप ले रहे हैं, जो आपको डिजाइन मैप है, वो आपका कल का है। 2026 के अंदर अब 2011 का अगर आप सेंसस लेते हैं तो ये तो वही बात होगी कि आज की गवर्नेंस कर रहे हैं, पर हमारा जो प्लान है, जो हमारा नक्शा है, वो हमारा कल का है। तो जब आज की बात करते तो वो आज के आधार के ऊपर ही होना चाहिए, पुराने 15 साल के आधार के ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में ये भी होगा कि एक एक्सक्यूज बन जाता है, मतलब जो लोग ये भी कहेंगे कि जब आप इसको सेंसस को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको एक बहाना बना रहे हैं उसको डिले करने के लिए, और आपकी जो प्लानिंग है वो सही तरीके से अपनी प्लानिंग नहीं कर रही है। तो यहाँ पर मैं यही कह सकूंगी, एक हमको बैलेंस करना पड़ेगा। हम ना तो टोटल एक तरफ जो हम अपना रुख नहीं ले सकते, परंतु एक वकील होने के नाते हमको, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें जो ऑब्जेक्टिविटी लेकिन रेखा जी जो मैं समझ पा रही हूं, क्योंकि अगर जनगणना की बात कर रहे हैं, जनगणना का फिलहाल पहला चरण अभी शुरू हुआ है, जनगणना खत्म होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद तमाम चीजों की पिक्चर क्लियर होगी, किसको कहां पर कैसे आरक्षण दिया जाएगा। अब क्या हम ये भी मान सकते हैं कि जो सत्र लाया जा रहा है उसमें हो सकता है कि इसमें ये डेट आगे जो 2029 की रखी गई है उसको आगे बढ़ाया जाए, या फिर ये हो सकता है 2011 के जनगणना के आंकड़ों को ही कंसिडर किया जा रहा है? आपका एनालिसिस क्या कहता है कि अब इसमें चेंजेस होने की कहां कितनी गुंजाइश है 2029 में? क्योंकि चुनाव होने हैं, उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि उसको भी लेकर के सरकार कहीं ना कहीं जरूर चाहेगी कि बिल हम ले आए हैं तो महिला वोटर्स का जो वोट है वो भी उनको मिले। ये तीनों चीजें ध्यान में रख के जरूर आगे बढ़ रही होगी सरकार। लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है, इसमें किस तरह के संशोधन हो सकते हैं? देखिए, अगर मैं उसको बिल्कुल अगर फेयरली कहूं मैं इस बात को कि 2011 का जो सेंसस है उसको 15 साल हो चुके हैं, बहुत लंबा समय निकल चुका है, मतलब 15 साल हो गए। 2011 के बाद अब 2026 आ गया, तो अगर काम जिसको कहते हैं ना कि काम को शुरू करना है, अगर हम उसके अंदर कमियां ढूंढने शुरू करते गए तो फिर ये तो वही होगा कि जो हमें 2023 के अंदर जो नारी बंधन अधिनियम का जो हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे महिलाओं को, और ज्यादा डिले हो जाएंगे। क्योंकि 2026 के बाद भी अगर धीरे धीरे अगर हम 2029 की तरफ अगर हम अपना रुझान करते हैं तो महिलाओं को जो मिलना चाहिए था, अभी जो बेनिफिट मिलना चाहिए था रिजर्वेशन का, वो और आगे सरक जाता है। उससे तो अच्छा है जिसको कहते हैं कि अभी उसका शुरुआत कर दें, 2011 के ही सेंसस को लेके शुरुआत करें, और 2000 अगर बाद के अंदर अगर लगता है कि 2029 ये जो 2011 का सेंसस को अगर हम एक अपना नक्शा बनाते हैं और उसके अंदर कोई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके बाद भी हम 2000 उसके अंदर एक संशोधन कर सकते हैं, जहां पर हम 2029 का जो सेंसस होएगा उसको भी अपना, अगर हमको लगता है कि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है तो उनका कंपैरिजन करने के बाद में उसको संशोधन कर सकते हैं। पर अभी शुरुआत करने के लिए मुझे नहीं लगता कि 2011 का सेंसस भले 15 साल पुराना है, अगर हम उसको बिल्कुल ही नकारात्मक तरीके से देखकर उसको हम बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें तो और भी ज्यादा डिले हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए अगर 2011 के सेंसस के साथ में ही महिलाओं को बेनिफिट मिलता है तो अच्छी बात है। जी, यहाँ पर ये भी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार कि किस तरीके से दोनों सदनों में महिलाओं की जो मौजूदगी है वो एक अपने आप में अलग चीज है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी नम्रता जी, कि जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने जो तस्वीरें देखी हैं सेलिब्रेशन की हमने तस्वीरें जो देखी हैं वो देखी हैं हमने उन महिलाओं की जो संसद में पहले से ही हैं, हमने उनकी सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें देखी हैं, और
हम ये समझते हैं कि ये खुशी की बात उन महिलाओं के लिए होगी जो कभी पिक्चर में नहीं आती हैं, जो कार्यकर्ता तो हैं अलग अलग पार्टियों की, लेकिन क्योंकि परिसीमन उस हिसाब से नहीं है, सीटें लिमिटेड हैं, इसीलिए जो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की है वो उसको आने का मौका नहीं मिलता। इसलिए एक खुशी कहीं ना कहीं उसके अंदर होगी कि जो मैं इतने सालों से मेहनत करती आ रही हूं, जनता के बीच में जा रही हूं, हो सकता है कि मेरे को यहां पर एक मौका मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए इसी से महिलाओं के अंदर जो मैं कह रही जागरूकता आई है, जो खुशी हुई है, वो जो एक आम कार्यकर्ता है उसी के अंदर सबसे ज्यादा खुशी है कि उनको अब ये महसूस होने लगा है कि चाहे 2029 का ही क्यों नहीं इलेक्शन होगा, उसके अंदर हम में से ही किसी ना किसी को मौका जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले से महिलाएं उनको खुशी नहीं है, उनको भी खुशी ज्यादा इसलिए है, उनकी सेलिब्रेशन की वीडियो इसलिए दिखाई दी कि उनको भी खुशी हुई है कि हमारे जैसी ही महिलाएं और भी सदन के अंदर आएंगी, जिससे कि हमारा गौरव बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, समानता के अधिकार की बात करते हैं, पुरुष और महिला समान है, तो कम से कम ये स्तर थोड़ा सा ऊंचा होगा। जो 33% का जो आरक्षण है, ये जब इंप्लीमेंट हो जाएगा अच्छे से, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर ये बात है कि हाँ ठीक है, सरकार ने हमारे बारे में सोचा है। और जब तब भी कुछ महिलाएं बनेंगी तो उसके पीछे तो महिलाएं, यहाँ पर जैसे कि रेखा जी, नम्रता जी ने कहा सरकार ने हमारे बारे में सोचा है, लेकिन जो आंकड़े जिनकी हम बात कर रहे हैं कि संसद में 543 सीट्स यानी कि 543 सीटें हैं, और अब जब ये परिसीमन होगा तो सीटें बढ़कर हो जाएंगी 816। तो ये सीटों का जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, इनमें से आगे जाकर 273 सीटें महिलाओं के पास आ जाएंगी। तो ये महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए सीटें नहीं बढ़ी हैं, बल्कि ये पुरुषों के लिए बढ़ गया। ये आंकड़ा पुरुषों के लिए बढ़ गया है। इसको तस्वीर को अगर हम कहें पलटकर अगर हम देखें तो ये तस्वीर मैं देख पा रही हूं, आप इसे कैसे देखती है? देखिए, ये प्रॉब्लम तो आएगी। ये प्रॉब्लम जो आपने कही, ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। परंतु इस प्रॉब्लम के बावजूद मैं तो यही कहूंगी, मेरा जो मैंने पहले भी कहा था कि सशक्तिकरण की जो महिलाओं की जो सशक्तिकरण की जो आज नीड है, उनको एम्पावरमेंट करने की नीड है, जो जरूरत है वो आज है। तो हमें 2029 तक का इंतजार नहीं करना है। और 2011 की जो जनगणना है, भले वो पूरी हकीकत को ठीक तरीके से नहीं दिखाती है, परंतु हमें उसको शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत कमियां आएंगी, महिलाएं आधी आबादी है हमारे देश की, उनको पूरी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वादा हो चुका है, आरक्षण का वादा भी हो चुका है, पर अब सवाल है कि कब लागू होगा। हर महिला कह रही कि कब लागू होगा। मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि 2011 की जनगणना जो है बिल्कुल भी हकीकत को पूरी तरह से नहीं दिखा पाती। रेखा जी, आपको लगता है कि ये जो सिनेरियो बन रहा है परिसीमन के बाद कि 816 सीटें हो जाएंगी और 273 महिलाओं को मिलेंगी, इसमें से महिलाएं तो अभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस में, क्योंकि 15% तक भी नहीं है उनकी भागीदारी कहीं पर भी। और जैसे कि तो आप महिलाएं जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में है, ये तो फायदा ही फायदा जो है बाकी अगर हम बात करते हैं बाकी वर्ग के लिए, पुरुष वर्ग के लिए देखा जा सकता है इसको। तो पर इसका सोल्यूशन क्या है? आप बताइए ना, इसका सोल्यूशन क्या है? सरकार को शुरुआत करने के लिए वो एक, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं कि कैच 22 सिचुएशन, एक दलदल के अंदर फंसने वाली बात है ना। इधर एक तरफ वो कुआं, एक तरफ खाई है। तो जब महिलाएं जो है, जब इतनी आवाज, इतना जो आज महिलाओं की जो जरूरत आज है, तो हम उस तरफ जो 273 सीटों की जो प्रॉब्लम हमें दिखती हुई नजर आ रही है, उसकी वजह से हम इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। ये जब प्रॉब्लम आएगी उसका तब की तब सोल्यूशन निकाला जाएगा कि इसका क्या करा जाए। क्या ये नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर महिलाओं को करा जाए? क्या इसको महिलाओं को सीटें दी जाए? क्या इसका डिवाइड किया जाए? क्या पुरुष और महिलाओं के बीच में इसको डिवाइड किया जाए? इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि इनको सीटों को डिवाइड करा जाए, जो डिफरेंस आ रहा है सीटों के बीच के अंदर। वो लेने दीजिए, फिर आगे धीरे धीरे जो भी महिलाओं के लिए अच्छे स्तर के लिए कार्य हो पाएंगे सरकार से, वो सरकार भी करेगी, बिल्कुल करेगी। जी, किस तरह के कार्य आप कह रही हैं? क्योंकि अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बैठ करके स्टूडियो में डिस्कशन कर रहे हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा, लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की भागीदारी उनके विधानसभा में नगण्य है, जिनको कहते हैं हम। मिजोरम, नागालैंड में एक भी महिला सांसद नहीं है, MLA नहीं है वहां पर कोई भी। हिमाचल में सिर्फ एक है। और इस तरह का सिचुएशन भी आ रहा है। अगर महिलाओं की स्थिति ठीक करनी है तो हर राज्य में इसका फोकस होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल फोकस होना चाहिए। और आरक्षण का मतलब यही है कि महिलाओं को
निकालना, महिलाओं को मजबूत करना, अब ये जो महिलाएं चाह रही हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए तो एक मौका मिल गया, लेकिन जहां पर महिलाएं हैं ही नहीं वहां पर मजबूरी में ही सही या उनके जो मजबूरी में ही उनको महिलाओं को निकालना पड़ेगा, उन्हें महिलाओं को मजबूत करना पड़ेगा, सशक्त करना पड़ेगा, ताकि महिलाएं अपने आप को किसी भी क्षेत्र के अंदर पीछे ना समझे, अपने आप को पीछे ना रखें। आने के लिए अगर एक महिला को मौका मिलता है तो 10 महिलाएं उसकी तरफ देखती हैं और 10 में से कम 5 या 7 महिलाएं जरूर ये चाहती हैं कि मैं भी जो ये बनी है, कोई एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे सरपंच है। मुझे तो लग रहा है नम्रता जी, परिसीमन के बाद एक टिकट आपको भी जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी भाषा तो नेताओं जैसी ही है। खैर रेखा जी, आप इसे कैसे देखती है कि जिन राज्यों में महिलाओं की उपस्थिति उनके विधानसभा में नहीं है या बहुत कम है, वहां पर फोकस होना चाहिए, वहां पर भी उनको आगे लाना चाहिए, इसे आप कैसे देखते हैं? परिसीमन के बाद क्या इसमें फर्क आएगा? इसके अंदर बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली। परिसीमन होने के बाद के अंदर जो 2011 की सेंसस की वजह से ये जो और जो डिलिमिटेशन है, अगर हम उसी को 2011 पे टिके रहते हैं और जहां पर महिलाओं का प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि उन राज्यों के अंदर जहां पर महिलाओं को बिल्कुल भी सामने आने का मौका नहीं मिला है वो करा जाएगा। परंतु फिर भी मैं इस बात को दोहराऊंगी कि अभी हमको शुरुआत करना है। जो अभी जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, ऑलरेडी इतना समय हो चुका है, महिलाओं को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके एक तरह से लॉलीपॉप दी गई है कि आपके लिए 33% रिजर्वेशन हो चुकी है, परंतु वो 181 सीट्स जो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं, 543 सीट्स के अंदर जो हमारी 181 सीट्स हैं, वो उनको कब मिलेंगी, कब जाके उनको मौका मिलेगा उनको ऊपर अपने जो कैलिबर है उसको आजमाने का। तो जो डिफरेंस है, जो हम सीटों का जो डिफरेंस बात कर रहे हैं कि उस डिफरेंस के बारे में क्या किया जाएगा, वो तब की तब मेरे को लगता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अभी जो फिलहाल जो महिलाएं जो उन राज्यों की जो अभी भी पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, पिछले राज्यों की जो महिला है, उनको जो आगे जाके 2029 के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको भी एक अपना मौका मिलेगा। रेखा जी एक सवाल और है कि कोटे में कोटा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहा है। 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया जाएगा, परिसीमन के बाद सीटें भी बढ़ेंगी, महिलाओं का भागीदारी भी बढ़ेगी, लेकिन उसमें भी कोटा है, ओबीसी, एससी, एसटी सबके कोटे की बात यहाँ पर सामने आ रही है। इसे आप कैसे देखती हैं? क्या ये चैलेंज होगा? क्योंकि कोटे में कोटा, इस पर हमेशा एक सवाल उठता आया है। अब ऐसे में महिलाओं के आरक्षण में भी एक कोटे में कोटा हो जाएगा, तो कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज भले ये जो नारी वंदन अधिनियम पास कर दिया गया है, परंतु एक रियलिटी के अंदर हम देखें तो 272 सीट्स में से महिलाओं को जो एक इम्बैलेंस 181 सीट्स का जो होगा, वो 272 सीट से बहुत ज्यादा कम होगा। तो ये अभी भी जो महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है जो सही तरीके से होनी चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी। और अभी भी जो पुरुषों का जो एक डोमिनेंस है वो हुकूमत रहेगी। और जो कोटे से कोटा जो निकलता आएगा, उसके अंदर कहीं तो कहीं जो महिला हैं वो फिर से वो बराबरी का दर्जा, वो रिप्रेजेंटेशन उनको जिसको कहते हैं कि एक सकारात्मक तरीके से नहीं मिल पाएगी, जो इस अधिनियम जो 2023 का जो नारी वंदन जो अधिनियम है उसके अंदर उनको जो मिलनी चाहिए। तो कहीं महिलाएं फिर भी एक बैक सीट उनको लेनी पड़ेगी। और 33% की जो रिजर्वेशन है वो सुनने के अंदर बहुत अच्छी लगती है, परंतु हकीकत के अंदर बहुत ज्यादा महिलाओं को वो सशक्तिकरण नहीं देंगी जो उनको मिलनी चाहिए। जी नम्रता जी, आप क्या कहेंगी? कोटे में कोटा, महिलाओं के कोटे में भी एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की जो बात है, इसे आप कैसे देखती हैं? क्या ये आप इसे सही मानती हैं? क्या लगता है आपको कि उस तबके की जो महिलाएं हैं, पहले तो महिला, ऊपर से ओबीसी, एससी, एसटी, इस समाज से आना, क्या उनके लिए दोहरा फायदा होगा कि कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं। ये अगर इस पे अच्छे से मंथन किया जाए तो कोटे में कोटा होना नहीं चाहिए। ये मतलब ऐसे होना चाहिए कि जो मेरिट्स पर है, जो महिला सशक्त है, वो किसी भी कास्ट की हो सकती है, कोटे की जरूरत नहीं है, वो किसी भी कास्ट की हो सकती है, किसी भी जाति से, किसी भी मतलब समुदाय से वो आती है। अगर उसके अंदर ऐसी पावर है, अगर उसके अंदर क्षमता है, तो क्षमता के आधार पर उसको जो है प्रतिनिधित्व उसको मिलना चाहिए, ताकि भी वो काम। कोटे का एक ये फायदा जरूर कि अगर ठीक है कहीं उस
कोई एक कोटे के अंदर जो भी कोई जाति आती है, अगर उनको कहीं ऐसा मौका मिलता ही नहीं है तो उनको एक महिलाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा। दोनों ही बातें हैं, अगर ऐसा कोटा किया जाता है तो, लेकिन ये रहेगा कि जो जनरल कैटेगरी की है या जो और महिलाएं जिस प्रकार से आना चाह रही है, ज्यादा आना चाह रही हैं, जहाँ पे महिलाएं वो खुलकर सामने आती हैं, उनका कहीं थोड़ा सा जो है मैं कहूंगी उनका वो मॉरल उनका थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि कोटे में अगर कोटा होगा तो अवसर तो मिलेगा, नो डाउट महिलाओं को ही मिलेगा, लेकिन कैटेगरी कौन सी, क्या वो सक्षम है या नहीं है, ये चीज थोड़ी सी मतलब देखने वाली हो जाएगी सरकार के लिए। जी जी जी, रेखा जी समय कम है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट्स आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कहेंगी आप? यही कहूंगी कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ रहा है, 33% रिजर्वेशन जरूर मिल रही है, पर महिलाओं को जो मिलना चाहिए वो पावर मिलनी चाहिए, वो ताकत मिलनी चाहिए, और कम से कम 51% मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही है। महिलाएं पार्लियामेंट के अंदर जरूर आएंगी, पर जिस एब्सोल्यूट कंप्लीट कंट्रोल के साथ आनी चाहिए वो ताकत अभी भी नहीं मिल रही है। और ये रिफॉर्म जो आ रहा है, ये जो बदलाव आ रहा है, ये एक जो अभी तक इम्बैलेंस था उसको जरूर जो है उसको सही करने वाला है, पर जो महिलाओं की जो डोमिनेंस बननी चाहिए वो अभी भी नहीं मिल रही है। महिलाओं को 51% पावर मिलनी चाहिए, 33% सीट से वो पावर नहीं मिलेगी जो उनको मिलनी चाहिए। तो एक 33% जो है एक महिलाओं की पार्लियामेंट के अंदर एक प्रेजेंस, जो उनकी जो एक अस्तित्व जरूर दिखा देगी कि हाँ ये महिलाएं जो है यहाँ पे 33% आई हैं, पर अभी भी ये मेजॉरिटी के मार्क से बहुत ज्यादा कम है। ये हमारी प्रजातंत्र को जरूर मजबूत करता है, परंतु इलेक्टोरल बैलेंस है उसको कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो इसके साथ अब मुझे लगता है कि पुरुषों को इससे बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कम से कम शुरुआत तो हुई, कम से कम शुरू तो करें, उसके बाद महिलाओं के अंदर ताकत होगी, उनके अंदर हुनर होगा, तो एक न एक दिन वो अपना 51% पावर भी दिखा देंगी। जी जाहिर सी बात है, उस दिन का इंतजार तो खुद हम भी कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब आधी आबादी जो कही जाती है उसको किसी आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। रेखा जी, नम्रता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि महिला को आरक्षण देने की बात कही जा रही है, लेकिन संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उस सत्र में इस विधेयक के अंदर भी जो है काफी चेंजेस की बात सामने आ रही है। अब जो हमने डिस्कस किए हैं मोस्ट लाइकली हो सकता है उनमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो है उसमें ऐड हो, देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है।